Good morning everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों पिछले कुछ दिनों में हमने नोटिस किया था कि यूएस और ईरान के बीच में एक सीज फायर हुआ था। बट मैंने आपको बताया था कि ये सीज फायर बहुत ही कमज़ोर सा एक सीज फायर लग रहा है और फाइनली ये जो सीज फायर है ये टूट गया है। हुआ दरअसल में पता क्या कि आप सबके साथ डिस्कशन हमने किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। अब ईरान ने पता क्या किया, ऐसा मतलब एलिगेशन है ईरान के ऊपर कि 3 अटैक हुए 3 शिप्स के ऊपर। यूएस ने बोला कि भाई ये जो अटैक्स है ना जो 3 कार्गो वेसल्स के ऊपर हुए, ये ईरान ने किए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। फिर यूएसए ने इस वजह से ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स यहाँ पे करी ईरान के अलग-अलग हिस्सों में और जहाँ पर उनके 8 लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो गई। अब इसको देखते हुए ईरान ने भी रिटेलिएट किया। ईरान ने भी अलग-अलग जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन अटैक्स किए यूएस की फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो इस वजह से ये जो सीज़ फायर था ये अब कोलैप्स कर चुका है। अब एक बार ये फिर से यहाँ पे इनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई है। एंड इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी बोला है कि अब ये ईरान को और भी ज़्यादा तगड़े तरीके से हिट बैक करेंगे। दोस्तों भारत ने भी चिंता जाहिर की है इस चीज़ को देखते हुए। हमने हमेशा यही माना है कि जो भी मुद्दे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू ही है, जब इनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं और उसी से शांति आ सकती है। बट अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको देख के लग नहीं रहा किसी भी तरह से यहाँ पे शांति की बात हो रही हो। दोस्तों डेट है आज की 9 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि कल यानी कि 10th ऑफ जुलाई को मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा यूपीएससी वाला चैनल के ऊपर शाम को 7 बजे। अब इसमें हम डिस्कशन करेंगे सी सेट के बारे में। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सी सेट से डरते हैं या फिर उनको लगता है कि यार सी सेट में कैसे पास होंगे। बहुत सारे बच्चे जीएस में तो पास हो जाते हैं पर सी सेट में जो 6 मार्क्स का बैरियर होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो ये सारा डिस्कशन हमारा कल रहेगा, कल शाम 7 बजे, जहाँ पर पूरा एक प्लान बनाएंगे आने वाले 1 साल का, सो दैट कि कोई भी बच्चा जिसको सी सेट में कोई भी परेशानी होती हो उसको ये दिक्कत उसकी यहाँ पे रिजॉल्व करी जा पाए। राइट, तो मिलते हैं कल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक यहाँ पे है दैट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट अपहोल्ड्स यूनिफॉर्म मिनिमम मैरिज अंडर पीसीएमए। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। देखो सबसे पहले ना मैं आपको पीसीएमए यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दरअसल में इस एक्ट के माध्यम से ये है कि जो पुरुष होगा उसकी मिनिमम 21 साल की उम्र होनी चाहिए शादी के लिए और महिला की कम से कम 18 साल की आयु होनी चाहिए शादी के लिए। ठीक है, तो ये इसी एक्ट के माध्यम से ये इंश्योर की गई है बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कम उम्र में उनकी शादी ना हो और जो विक्टिम्स हो उनको यहाँ पर प्रॉपर उनको वेलफेयर मेजर उनके लिए हो पाए, उसी के लिए एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को बोला जाता है चाइल्ड मैरिज, अगर इससे कम उम्र में कोई शादी कर लेता है। ऐसी शादियों को हम लोग नल एंड वॉइड यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि पर्सन जो है वो अभी एग्रीड ही नहीं है या फिर वो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए कंसेंट दे पाना शादी के लिए। अब ऐसे केस में आप नोटिस कर पाओगे ऐसी शादियों को हम लोग वॉइड अब इनिशियो के नाम से हम यहाँ पे इनको क्लासिफाई कर देते हैं। वॉइड अब इनिशियो का मतलब यहाँ पे यही है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि स्टार्टिंग से ही बिगिनिंग से ही जो वॉइड या फिर नल हम यहाँ पे जिसको डिक्लेयर करते हैं। तो कोई बच्चा जिसको किडनैप कर लिया, ट्रैफिकिंग करके उसकी शादी करवाई गई, ज़बरन उसकी शादी करवाई गई, ये सारी शादियाँ वॉइड हो जाती हैं। और अगर मान लो कोई बंदा है जो इस प्रकार की शादी कंडक्ट करवा रहा है, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस, ठीक है ना, तो उन सबको भी यहाँ पे 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का यहाँ पे जो फाइन है वो हो सकता है। बाकी सरकार ने यहाँ पे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स भी यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं इसी एक्ट के माध्यम से, जो इस प्रकार की मैरिजेस को रोकते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं और इंश्योर किया जाता है कि देखो जो बच्चे हैं ना उनके साथ कोई दिक्कत ना हो, तो उनकी वेलफेयर के लिए भी यहाँ पे जो मेजर्स हैं वो यहाँ पे लिए जाते हैं। अब एक तो हमारा ये एक्ट हो गया चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसके अलावा एक और एक्ट आपको पता होना चाहिए दैट इज पॉक्सो, प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। अब इसमें पता क्या है, कई बार बच्चों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, बच्चों के साथ कई बार रेप होता है, तो उस चीज़ के लिए ये स्पेसिफिक हमने ये एक्ट बनाया हुआ है ताकि ये इतनी जो घिनौनी हरकत यहाँ पे होती है उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा यहाँ पे दी जा पाए। तो अगर कोई भी 18 साल से नीचे का बच्चा है उसको हम यहाँ पे चाइल्ड डिफाइन करते हैं। और आप नोटिस करना ये जो कानून है ना ये जेंडर न्यूट्रल है, ये महिला बच्चियों के लिए भी
बच्चों के लिए मतलब लड़कों के लिए भी और ट्रांसजेंडर जो चाइल्ड विक्टिम्स हैं सबके ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल यहाँ पे रहेगा। अब इस केस में देखो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट भी सेक्सुअल ऑफेंस हो सकता है। अगर बच्चे के साथ आपने किसी भी प्रकार की इस तरह की हरकत की तो बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे पनिशमेंट आपको मिलती है। यहाँ पर जो पूरा ट्रायल है वो 1 साल के विदिन यहाँ पे कंप्लीट करना होगा, यानी कि टाइम बाउंड प्रोसेस है। एंड ये जो आपका पूरा प्रोसेस होगा ये इन कैमरा होगा, मतलब जो ट्रायल्स होंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रॉस एग्जामिन यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ठीक है, बहुत ही प्यार से बच्चों को यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। एंड इसके लिए यहाँ पे स्पेशल कोर्स भी हमने यहाँ पे डेजिग्नेट करे हुए हैं ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस प्रकार से ये चीज़ें हो पाए। और ऐसे केसेस की रिपोर्टिंग होना ये मैंडेटरी होता है कि इसको आप छुपा के नहीं रख सकते, ठीक है। अब आप ये बातें तो समझ गए दोनों कि हम ना चाहते हैं कि यार बच्चों के साथ ना ऐसा समय से पहले शादी ना हो, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप नोटिस करोगे कि हमारे पास ना इसके अलावा भी कुछ कानून आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 के बारे में। अब ये शादी को, डाइवोर्स को, सक्सेशन को, इन सब चीज़ों को यहाँ पे ये गवर्न करता है। हर किसी रिलीजन के अपने अपने यहाँ पे उनके पर्सनल लॉज आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि देखो यार एक बच्चे की शादी कब होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझना, जैसे ये जो मैंने आपको बताया ना मुस्लिम प्रिंसिपल लॉ, इनके हिसाब से पता क्या होता है कि जब एक बच्ची 15 साल की उम्र क्रॉस कर जाती है, बेसिकली जो प्यूबर्टी आ जाती है, तो दैट इज कंसिडर्ड द एज ऑफ मैरिज। अब सवाल ये आता है कि यार देखो हमारे कानून के हिसाब से लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए 18 साल मिनिमम एज है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इसको अराउंड 15 साल यहाँ पे बोल रहा है, बेसिकली प्यूबर्टी वाली एज को। तो किसकी बात मानी जाए? शादियां तो मुस्लिम में इस लॉ से गवर्न हो रही हैं, पर हमारा जो लीगल कानून है वो ये बोल रहा है। तो ऐसे केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया कि देखो भाई साहब, यहाँ पर क्या होगा कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन को ओवरराइड नहीं किया जा सकता पब्लिक इंटरेस्ट के अंतर्गत। मतलब यानी कि कहने का पॉइंट सिंपली ये है कि भाई ये जो 18 साल वाली एज है ना, यही एप्लीकेबल रहेगी। ये जो हमारे कानून है ना, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 या पॉक्सो एक्ट 2012, ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है। ये बच्चों को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें हम यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं। तो आपका पर्सनल लॉ कुछ भी बोले, इस केस के अंदर बच्चों के साथ ये चीज़ हम नहीं होने दे सकते कि कोई भी उनके साथ इस तरह की यहाँ पे हरकत करे, राइट। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जो पीसीएम में होगा वो प्रिवेल करेगा पर्सनल लॉ के ऊपर। मिनिमम एज वही होगी जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के द्वारा यहाँ पे बताई गई है। चाहे कोई बंदा किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हर किसी के लिए यूनिफॉर्मली यहाँ पे अप्लाई होती है। इस केस में आपके यहाँ पे पर्सनल लॉज जो हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये आपका जो मिनिमम एज है ये 18 साल ही यहाँ पे रहेगी। इनफैक्ट ना यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने समय समय के ऊपर अलग अलग व्यूज दिए हैं, पर एक बात क्लियर है कि चाइल्ड वेलफेयर के साथ हम यहाँ पर कोई छेड़खानी यहाँ पे नहीं कर सकते। इनफैक्ट केरला हाई कोर्ट ने भी ये बोला था मुदियुट्टियो मुसलियार वर्सेस सब इंस्पेक्टर, ठीक है, वदकंचरी पुलिस स्टेशन वाले केस के अंदर, कि पर्सनल लॉज ओवरराइड नहीं कर पाएंगे स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन को रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इनफैक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोला गया था कि ये एफआईआर को खत्म किया जाए, तो उन्होंने बोला ना, 16 साल की बच्ची की यहाँ पे शादी करवाने की कोशिश करी गई है तो ये एक चाइल्ड मैरिज करवाने के अंतर्गत ही आएगा, और इसीलिए जिन लोगों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर यहाँ पे कड़ी कार्रवाई यहाँ पे करी जानी चाहिए, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोला है। इनफैक्ट देखो हमारे कानून के अंदर, हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। आर्टिकल 53 बात करता है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हमें यहाँ पे अलग से प्रोविजंस बनाने चाहिए उनकी वेलफेयर के लिए। 21 आर्टिकल बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन की। तो बच्चों के लिए हमने बहुत सारे प्रावधान हैं। आप ना खासकर ये ध्यान रखना, आर्टिकल 44 की बात करता है। दोस्तों आर्टिकल 44 ना आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको हमने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट तो नहीं किया हुआ, पर ये डायरेक्शंस देता है स्टेट को कि जब सही समय आए तो आप यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लेकर आइए, ताकि अलग अलग धर्मों के बीच में पर्सनल लॉज के अंदर यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी हो। ऐसे अलग अलग डाइवोर्स के लॉज, अलग अलग आपके मैरिज के लॉज, ये नहीं होने चाहिए। ऐसा यहाँ पे आर्टिकल 40 पर यहाँ पे बोलता है, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो हमें आज यहाँ पे डिस्कस करनी थी पहले टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड यहाँ पे करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी का। देखो जैसे मान लो ना यार कोई एक रिसर्चर है, ठीक है, अब उसने पता क्या किया, उसने कोई नई स्पीशीज यहाँ पे खोजी, ठीक है, उसने कहीं डिस्कवरी करी कुछ प्रकार की।
अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भाई चलो मैंने डिस्कवरी कर तो ली, मान लो लेट से कोई बटरफ्लाई स्पीशी मुझे मिल गई किसी मिजोरम के जंगलों के अंदर, ठीक है। अब क्या करूं, इस बटरफ्लाई को अपनी लेबोरेटरी में रखूं? नहीं ना, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा सेफली, ताकि आगे जाके और जो साइंटिस्ट होंगे वो इसको एग्जामिन कर पाए, इसको वेरीफाई कर पाए। तो इस लाइब्रेरी का जो इसमें जहां पे रखी जाती हैं इस तरह की नई नई स्पीशीज, उनको हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड रिपोजिटरीज। बात समझ पाए? अब हुआ पता क्या है, इस डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, डीएनए सैंपल हो सकते हैं। इस तरह से आपको ये देखने को मिल जाती हैं। अब सरकार ने क्या किया है, इंडिया की इस प्रकार की 21वीं डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, जो कि आपको मिजोरम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। ये भारत की 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी होगी, ठीक है ना। और ये जो रिपोजिटरी है, क्योंकि मिजोरम में है, जो कि इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट बनती है, तो इस वजह से इसको फायदा होगा। फायदा क्यों होगा? क्योंकि देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में बहुत सारी नई नई चीजें हम यहाँ पे डिस्कवर करते रहते हैं, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि इनके स्पेसिमेंस लॉस ना हो जाए, नई डिस्कवरी को हम अच्छे से वेरीफाई कर पाएँ, अच्छी रिसर्च हो पाए। इसीलिए उनको उनके पास में जितना स्टोर करना पॉसिबल हो उतना अच्छा यहाँ पे होता है, और इसीलिए यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम मिजोरम यूनिवर्सिटी को यहाँ पे नोटिफाई कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एज इंडियाज 21st डेजिग्नेटेड आपका रिपोजिटरी, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी के लिए आपका सेक्शन 39 होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, इसी के माध्यम से इनको यहाँ पे नोटिफाई किया जाता है। अब ये जो होते हैं ना डेजिग्नेटेड रिपोजिटरीज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के रिकमेंडेशन के ऊपर, और इस तरह से ये स्पेसिमेंस को यहाँ पे प्रिजर्व करती हैं। बाकी रिसर्च करती हैं, टेक्सोनॉमिकल रिसर्च, मतलब उनको यहाँ पे क्लासीफाई करना, अच्छे से उनको डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सारा काम इनका होता है। एंड इनफैक्ट जैसे आपके प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये सारा जो रिसर्च है इसको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को भी यहाँ पे कंजर्व करने के अंदर मदद करते हैं। इनफैक्ट ना ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक्स सीटू कंजर्वेशन का। देखो कई बार ना जब हम पढ़ते हैं, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, कई बार आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या प्रीलिम बूस्टर या कुछ भी अपना स्टैटिक पोर्शन पढ़ते होंगे, तो कई बार कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जिनको हमें उनका मीनिंग क्लियर नहीं होता, हमें समझ नहीं आता मैं किससे पूछूं। आई नो बहुत सारे बच्चे मेरे से टेलीग्राम पे डाउट पूछ लेते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैं कहाँ से डाउट पूछूं। तो इसका देखो मैं सिंपल सोल्यूशन आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना। जैसे आपने सिंपली ना एक बार गूगल खोलो, यहाँ पर ना गूगल में ना आपको यहाँ पर ये एआई मोड देखने को मिल जाता है। आप इसको एक बार क्लिक करो और यहाँ पर अपना ना एक बार डाउट टाइप करने की कोशिश करो। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया दैट आई एम अ बिगनर टू यूपीएससी प्रिपरेशन, प्लीज एक्सप्लेन द टॉपिक एक्स2 कंजर्वेशन कनेक्टिंग विद करंट अफेयर्स। आप सिंपली यहाँ पे एआई मोड में ये टाइप करेंगे और देखो अब यहाँ पर गूगल इसको, जो जेमिनाई है ना, यहाँ पे इसको सोचेगा एंड इस तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से आपको यहाँ पे बता देगा कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। जैसे इसमें हम नेचुरल इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करते हैं इन सीटू में, एक्स सीटू में यहाँ पे नेचुरल एरियाज के बाहर यहाँ पे करते हैं। तो देखो यहाँ पे बोटॉनिकल गार्डन्स, सीड बैंक्स, जू, ये सारे एक्स सीटू के एग्जाम्पल हैं, और यहाँ पर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे इन सीटू हो जाते हैं। तो एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि कहीं पर भी ऐसी प्रकार की दिक्कत हो ना, तो गूगल जेमिनाई बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। तो आपको भी ऐसे कुछ कंफ्यूजन हो, आप एक बार बस गूगल जेमिनाई पे जाओ, ये बहुत अच्छे से ना ऐसे करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करके, जैसे ये देखो, यही जो मुद्दा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, मिजोरम नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वाला ऑफिशियली नोटिफाइड एज इंडिया 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी, और ये पीआईबी में यहाँ पे कवर हुआ है। तो यही मैं पीआईबी से मैं न्यूज़ ली थी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज अर्थ्स वेजिटेटिव बायोस्फीयर लाइफ। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आप वेजिटेटिव बायोस्फीयर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। देखो इसमें क्या क्या आता है। वेजिटेटिव बायोस्फीयर की बात हम जब करते हैं ना, हम बात करते हैं हमारे धरती के प्राइमरी प्रोड्यूसर कंपोनेंट की। बेसिकली इसमें आपके सभी प्लांट्स आ जाएंगे, आपके एल्गी आ जाएंगे, और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। आप नोटिस कर पा रहे हो, इन सब से हमें फ़ायदा बहुत होता है। आप लोगों ने अपनी इन्वायरमेंट के अंदर ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के बारे में सुना होगा। ये दरअसल में वो टाइम था ना जब जो फ्री ऑक्सीजन था वो एक तरह से धरती के एटमॉस्फेयर पे इकोमुलेट करना, इकट्ठा होना यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो लगभग ये सारा काम 3.5 बिलियन साल पहले यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ वेजिटेटिव बायोस्फीयर रिजर्व,
जिसके माध्यम से फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया पहले आए, फिर प्लांट्स वगैरह के माध्यम से हमारी धरती के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हुई। अब इनका फीचर यही है कि देखो, पहली बात तो ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। उससे बाकी और अलग अलग प्रकार के फूड वेब यहाँ पे होते हैं। बाकी ये जो प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लांट्स बहुत ही बड़े कार्बन सिंक की तरफ यहाँ पे काम करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। उस वजह से हमारे जो धरती का क्लाइमेट है वो रेगुलेट रहता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, तो हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें यहीं से मिलती है। प्लस एट द सेम टाइम जो प्लांट्स है सॉइल को कंजर्व करते हैं, इरोजन को कम करते हैं, वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो डेफिनेटली हमारा ये जो वेजिटेटिव बायोस्फीयर रिजर्व है ना, मतलब बायोस्फीयर है, इसका बहुत ज़्यादा फायदा हमें देखने को मिल जाता है। अब अलग अलग यहाँ पे ना रिसर्च हुई और इसमें ऐसा देखने को मिला कि लगभग 1.87 बिलियन साल और हैं जब धरती का वेजिटेटिव बायोस्फीयर यहाँ पे सर्वाइव करेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? उसका कारण यही है कि सूरज, सन, ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। जैसे जैसे गर्म होता रहेगा, धरती के बहुत सारे जो ओशियन हैं वो खत्म होते रहेंगे स्पेस में। प्लस वेजिटेटिव बायोस्फीयर जो है वो भी खत्म हो जाएगा 1.87 बिलियन ईयर्स आगे जाके। एंड इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे खत्म होने वाली हैं। अभी बहुत टाइम है, बट फिर भी, क्योंकि जब जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, राइट, क्लाउड्स में, ह्यूमिडिटी में, सर्कुलेशन में, वेदरिंग प्रोसेसेस में, उसके बेसिस के ऊपर हम ये अनुमान यहाँ पे लगा पा रहे हैं। तो वेजिटेटिव बायोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है, आई होप यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज मिशन दृष्टि। दोस्तों, अगर आप रेगुलर हो ना प्रीलिम बूस्टर के साथ, तो हमने मिशन दृष्टि पहले भी डिस्कस किया था। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, ये एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है ग्लेक्साई स्पेस, उसके द्वारा यहाँ पर ये मिशन बनाया गया था, मिशन दृष्टि, और इसको लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के जो फाल्कन 9 रॉकेट है उस पर से ऑन 3 मई 2026। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, हमने ये मिशन लॉन्च क्यों किया। देखो, एक सिंपल आप इसको समझना बाकियों के मुकाबले। जैसे अगर आप एक सिंपल एक सैटेलाइट की बात करो, एक सिंपल सैटेलाइट पता क्या करती है, जैसे कैमरा नहीं होता, उस तरह से अर्थ की इमेजेस देखती है और उस हिसाब से अर्थ को स्टडी करती है। पर दिक्कत तब आ जाती है जब रात का समय हो, दिक्कत तब आ जाती है जब बहुत गहरे गहरे क्राउड्स हो। क्लाउड्स होने की वजह से दिक्कत परेशानी फेस होती है। बट जब मैं बात करता हूँ ना मिशन दृष्टि की, इसमें पता क्या होता है, इसमें जो सैटेलाइट्स हैं ये भेजती हैं अलग अलग प्रकार की जो वेव्स, माइक्रोवेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, ये वेव्स आती हैं धरती के सरफेस के ऊपर, वहां से रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होके वापस ही जाती हैं सैटेलाइट के पास। ये जो टेक्नोलॉजी है इसी को हम बोलते हैं सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो दरअसल में ना मिशन दृष्टि के अंदर सिंथेटिक अपर्चर रेडार का इस्तेमाल होता है। तो चाहे अंधेरे का समय हो, चाहे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हो, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार का इस्तेमाल करके धरती के सरफेस को आराम से उसकी इमेजेस यहाँ पे बना सकती है। तो कभी कोई साइक्लोन आ गया कहीं पर, कहीं कुछ अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखना है कि चाइना क्या बना रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, कोई कोई हमारे अंदर हमारे एरिया में घुस तो नहीं रहा, ये हर चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए मिशन दृष्टि यहाँ पे हेल्प कर सकता है इस टेक्निक से। ठीक है, बनाया इसीलिए गया था। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर सिंगल सैटेलाइट के ऊपर सिंथेटिक अपर्चर रेडार भी है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर भी है। ये पता क्या करता है, ये सेंसर डेटा इकट्ठा करता है अलग अलग वेवलेंथ के क्रॉस। जैसे फॉर एग्जांपल, ये स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो ईएम स्पेक्ट्रम होता है, उसमें विजिबल लाइट भी, अल्ट्रावायलेट भी, नियर इंफ्रारेड भी, सबको यहाँ पे कंबाइन कर सकता है, उनको देख सकता है। एंड इस वजह से ऑल वेदर इमेजिंग के अंदर ही हमारी हेल्प कर देता है। अब ये लगभग सेटेलाइट जो है 190 किलो की आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, जिसमें आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब दिक्कत पता क्या हो गई है, दिक्कत ये दरअसल में ये हुई है कि अभी यहाँ पर एक आया बहुत ही बड़ा सोलर स्टॉर्म। अब सोलर स्टॉर्म जब आता है तो आपके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, उसी में ये सैटेलाइट को भी यहाँ पे डैमेज हुआ। डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि ये सैटेलाइट के साथ जो कम्युनिकेशन था वो हमारा यहाँ पे टूट गया है। तो हमने अच्छा एक मिशन स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ उस चीज़ का, बट अब यहाँ पर इसका हम कम्युनिकेट इसका नहीं कर पा रहे, बिकॉज लॉन्च एंड अर्थ ऑर्बिट फेज यहाँ पे चल रहा था, और वहाँ पर जियो मैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जिस वजह से यहाँ पर इसके साथ कंटेक्ट हमारा टूट गया है। बट ठीक है, दिक्कत आई है, हमें परेशानी हुई है, पर इतना ज़रूर है कि इसने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी इंसाइट्स दी हैं,
बहुत सारी डेटा फ्यूजन कैपेबिलिटीज़ के बारे में हम समझ पाए हैं। अब आने वाले मिशंस के लिए हम इसके डेटा को इस्तेमाल कर पाएँगे और आने वाले 2 साल के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि ग्लेक्साई जो है 2 और यहाँ पे इस प्रकार की न्यू जनरेशन ऑप्टोसर सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करेगा, जिससे हम यहाँ पे जो कमियाँ रह गई थी इस मिशन के अंदर उसको हम यहाँ पे और बेहतर ढंग से ठीक कर पाएँगे। नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक है हमारा ब्रिक्स गुवाहाटी डिक्लेरेशन के बारे में। दोस्तों असम की गुवाहाटी में यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन थी यहाँ पे अडॉप्ट करी गई ब्रिक्स के हेड्स के द्वारा। अब आप नोटिस करना कि पहली बात तो ब्रिक्स में आपको टोटल 11 देश देखने को मिल जाएंगे, जैसा मैंने पीछे बताया भी था। 5 तो पहले जो ब्रिक्स की कंट्रीज थे वही थे और 6 जो नए एड ऑन हुए थे। अब पॉइंट पता क्या है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बन जाती है कि सभी देश मिलकर इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के अंदर यहाँ पे हेल्प करें। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जैसे जो इल्लीगली इस तरह से ड्रग्स बेची जाती है ना, उससे बहुत प्रॉफिट होता है, पर इससे होती है मनी लॉन्ड्रिंग और उससे अलग-अलग प्रकार के क्राइम, जैसे आपका टेररिज्म हो गया, आर्म्स को खरीदना हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, इन सब चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है और इससे एक नहीं सभी कंट्रियाँ ही यहाँ पे पीड़ित हैं। अब इसमें कहीं पे ओपियम हो गया, कहीं पे हेरोइन हो गया, कहीं पर और इस प्रकार की जो इल्लीगली यहाँ पे ड्रग्स यहाँ पे बेची जाती हैं। तो इसके अगेंस्ट ये ब्रिक्स नेशन है साथ में आए हैं, इन्होंने बोला है कि हम आपस में कोऑपरेशन करेंगे और इस प्रकार की जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है इसको यहाँ पे रोकेंगे और इस प्रकार से जो आपके टेररिज्म हो गया, आर्म्स का सेल हो गया, इसको भी यहाँ पे हम रोकने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो इस बेसिस पे आपस में बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर किया जाएगा, इंटेलिजेंस शेयर की जाएगी, प्लस एट द सेम टाइम एआई का इस्तेमाल करके अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और ज़्यादा बेहतर यहाँ पे बना पाएंगे। जो नए-नए थ्रेट्स आ रहे हैं, चाहे आपके नए साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हो गया, उनको हम यहाँ पे रोकेंगे, ठीक है ना? डिमांड रिडक्शन करेंगे, लोगों को सचेत करेंगे इन सब चीज़ों के नेगेटिव इस्तेमाल से क्या मतलब इस्तेमाल से क्या नेगेटिव चीज़ें होती हैं। बच्चों को, यूथ को हम यहाँ पे इनके बारे में समझाएँगे। ये सारी बातें यहाँ पर गुवाहाटी डिक्लेरेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएँगी, राइट? तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था विकसित उड़ान स्कीम के बारे में, तो ये जो बात कह रहा है ना कि इससे एयर ट्रैवल अफोर्डेबल बनता है, येस, ये तो मैंने आपको बताया था कि इसके माध्यम से अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स को हम यहाँ पे कनेक्ट कर पाएँगे। आईएनएस महेंद्रगिरी की बात करें, तो देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रोजेक्ट 17A है ना हमारा, नीलगिरी क्लास का, इसके माध्यम से हम यहाँ पे फ्रिगेट्स बना रहे हैं और महेंद्रगिरी उसकी 6th फ्रिगेट आपको देखने को मिलेगी, तो ये सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो येस, इट इज़ पब्लिश्ड एनुअली बाय ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस, दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यही थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।